हेलो एवरीबॉडी। आज बायोकेमिस्ट्री में हम आप जो है पढ़ेंगे स्टोरेज लिपिड्स। स्टोरेज लिपिड्स होते क्या हैं और क्या कहे जाते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, स्टोरेज लिपिड्स। स्टोरेज लिपिड्स को हम दूसरे और नाम से भी जान सकते हैं। स्टोरेज लिपिड्स को किस नाम से जान सकते हैं? हम जान सकते हैं इसको दूसरे नाम से। उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में भंडारित वसा, या मेटाबॉलिज्म को कह सकते हैं उपापचय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जब भी किसी भी कंपाउंड्स का, यौगिक का निर्माण होता है, तो इस यौगिक के निर्माण के लिए किसी भी पदार्थ का शरीर के अंदर प्रवेश करना और फिर उस कंपाउंड्स को, छोटे छोटे कंपाउंड्सों को आपस में टूट करके जुड़ने की प्रक्रिया को संपन्न करना और कराना, यह उपापचय या मेटाबॉलिज्म का काम होता है। ये कैसे टूटते हैं, इनके विषय पे हम देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी फैटी एसिड को यूज करते हैं, भोजन के रूप में खाना खाते हैं या पौधे आपस में उसको यूज करते हैं, तो मैंने एक दिन आपसे पहले बताया था कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण जब होता है तो होने के दरमियान जब ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, तो ग्लिसरॉल के निर्माण के दरमियान क्या होता है, डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में, और फिर ग्लिसरॉल 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में। ये चूँकि हमने कई बार इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिखा है या हम लोग जानते हैं, इसलिए इस पे थोड़ा सा और हम लोग ध्यान दें कि अगर इसी का हम ठीक उल्टा कर लें, या इसी को हम ये प्रक्रिया, चूँकि रिसेबल कंडीशन के होते हैं, यानी कि इनके इसी ग्लिसरॉल से डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन का भी निर्माण हो सकता है और डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन से ग्लिसरॉल का निर्माण हो सकता है। इसी के बीच होती क्या है, इसके बीच जैसा कि आप जानते हैं कि लिपिड्स अथवा वसा यद्यपि विभिन्न समूहों के यौगिक आते हैं, फिर भी ये आवश्यक रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनके ऑक्सीकरण से अन्य कार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैंने आपको शायद उस दिन ही बताया था कि जब हम इनको दूसरे भाग में देखें, अगर हम इसमें स्टोर एनर्जी के रूप में देखें, जो कि यहाँ पे है लिपिड्स, स्टोर एनर्जी के रूप में ये ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर पड़ी रहती है। तो जब ये पड़ी रहती है तो उस दरमियान हमको क्या होती है कि ये ऑक्सीकृत होकर के, या एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस होकर के ये टूटती है, और टूटने के दरमियान ये किस में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस में चले जाते हैं, या टीसीएस साइकिल में चले जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस साइकिल में जाने के उपरांत ये हमारे शरीर के अंदर, चूँकि ऑक्सीकरण होना प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए सबसे उपयुक्त, जैसे आपसे एक चीज़ और बता दूं कि चाहे आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा या क्रेब्स साइकिल, इन दोनों में जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होती है, इस ग्लाइकोलाइसिस में 2 कंडीशन अप्लाई होते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है कि ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और बिना उपस्थिति के, यानी कि उपस्थिति में भी और उपस्थिति एब्सेंट होने पर, अनुपस्थिति में भी ये आसानी से काम कर लेती हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस होती रहती है, परंतु आपके जो टीसीएस साइकिल है, या इसको हम कह सकते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल
तो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत ये ऑक्सीजन ऊपर, जैसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन अगर यहाँ पे है या नहीं है, दोनों ही दशाओं में ग्लाइकोलाइसिस, जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन जो है चाहे रहे और या न रहे, ग्लाइकोलाइसिस होनी तय है। तो लेकिन क्रेब्स साइकिल के लिए क्या होती है, क्रेब्स साइकिल में, चक्र में, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आवश्यकता इसे पड़ेगी ही पड़ेगी क्रेब्स साइकिल के लिए। इसलिए ये प्रक्रियाएं आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें टीसीए साइकिल के लिए मस्ट होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि ऑक्सीकरण कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है या कहाँ पे इसकी ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा इसको पाया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसका निर्माण सबसे ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस आपका किस में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये क्या होती है, ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आपका जो है ये तो प्रक्रिया हो गई कि ये कैसे बनेंगे और ये निर्माण कैसे होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो कैसे हमको एनर्जी देती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से हो या फिर जो है वो आपका क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत जा कर के इसका निर्माण करें, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें एनर्जी कैसे ये देती हैं। तो ये हमें एनर्जी देने के लिए क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी आपसे बताया था कि जैसे 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और 1 ग्राम आप वसा लेते हैं, 1 ग्राम वसा या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि वसा के माध्यम से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि इसका लगभग जो है वो 2 पॉइंट के ऊपर ही समथिंग जो है लगभग ये एनर्जी दुगुना, हम गुना कह सकते हैं, 2.5 गुना तक कह सकते हैं, 2 गुने से अधिक एनर्जी हमें ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वसा अगर स्टोर एनर्जी के रूप में देखी जाए, अगर भंडारित ऊर्जा के रूप में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जंतुओं में संपूर्ण ऊर्जा की पूर्ति वसा का स्थान 40%, जैसे आपका जो है क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, और जितने भी कंपाउंड्स आपके बॉडी में निर्माण हो रहे हैं उनका जो माध्यम है उसमें सबसे ज़्यादा यानी 40% योगदान आपके वसा का ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की, इन सबको मिलाकर के सबसे ज़्यादा जो है, अगर इन तीनों को ही दिया जाए तो सबसे ज़्यादा इसका 40% सिर्फ जो है वसा के माध्यम से हमारे शरीर को एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये होती कब है, जैसे हम उपवास की अवस्था में रहते हैं या सुषुप्तावस्था की अवस्था में रहते हैं या फिर हम लंबी बीमारी अवस्था में होते हैं, उस दरमियान जो है हमारे शरीर से ये जो फैट होती है, फैट हमारे शरीर के अंदर जो उपस्थित होती है वो धीरे धीरे टूटती है। टूटने का प्रक्रिया कैसे होती है, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन के आधार पर देखें तो कोई फैट हो, जैसे ये फैट है, अब इस फैट में अगर हाइड्रोलाइसिस कराई जाए 3H2O से तो वो क्या निर्माण करती है, ये चीज़ें मैंने आपको शायद बता भी रखी है। वहाँ पे बनता है ग्लिसरॉल और क्या होता है 3 फैटी एसिड का निर्माण होता है। कितना होता है, 3 फैटी एसिड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे फैट था बॉडी के अंदर, अब इसका ऑक्सीकरण माध्यम से भी कह सकते हैं और हाइड्रोलाइसिस माध्यम से भी कह सकते हैं, जो
थे वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अवाक्सीकरण के पूर्व प्राकृतिक साधनों लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, अपघटित होकर ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड प्रदान करती है। अब ये जब ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है तो ये ग्लिसरॉल फिर करता क्या है, ये ग्लिसरॉल टूट करके जब इनके साथ संयुक्त होता है, जैसे मैं आपसे बता दूं कि आपका ये ग्लिसरॉल है। अब इसी ग्लिसरॉल के साथ जब एटीपी आपस में संयुक्त होती है तो संयुक्त होने के बाद क्या बनाता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। क्या बनाती है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का निर्माण करती प्लस एडीपी होती है, क्योंकि एक फास्फोरस इस ग्लिसरॉल के साथ संयुक्त हो जाती है, जिसके कारण इसमें जो एटीपी होता है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ क्या होती है कि ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो आपका ग्लिसरोफॉस्फेट है ये रिसेबल कंडीशन पे आकर के, जैसे यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होगा, यहाँ पे एंजाइम्स होगा ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम्स होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या देती हैं। यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे आपका निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। जैसे एनएडी है, एनएडी के साथ जो आपके अन्य कंपाउंड्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनके साथ जुड़ते हैं, और जब हाइड्रोजन, चूँकि डिहाइड्रोजिनेज हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज में क्या होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टूट करके इनके साथ संयुक्त होते हैं। जब संयुक्त होंगे तो उसमें क्या होगा कि जो NAD+ है वो क्या बना लेती है, NADH2 बना लेती है। ये एनर्जी होती है। ये जो है आपके 3 ATP के बराबर इनका संयुक्त होता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि यहाँ पे निर्माण किसका करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का प्रयोग कर लेते हैं। स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण हम कर लेते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण होता है तो आप लोग, मैंने आपसे बताया था कि जब चौथे चरण के बाद ग्लूकोज के माध्यम से चौथे चरण के बाद वो कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जब चौथे चरण से ये प्रारंभ हो जाता है आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए, तो ये क्या बनते हैं कि आपका जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है इसमें ग्लाइकोलाइसिस प्रारंभ हो जाती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रारंभ हो जाती है, और ग्लाइकोलाइसिस प्रारंभ होती है तो यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे बनाती है आपका पायरुविक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, पायरुविक अम्ल। जब पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो फिर यहाँ क्या होती है, देखो एक चीज़ मैं आपसे बता दूं कि चूँकि ग्लाइकोलाइसिस हमने भी कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं देखा, नहीं तो इस चीज़ को और बढ़िया से आप लोग जान लेते उसको, चूँकि हम बाद भी यूनिट पढ़ाना था तो इसलिए हम उसे नहीं बताए थे। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहाँ पे जैसे पायरुवेट का जब निर्माण होता है, पायरुवेट का जब निर्माण होता है तो पायरुवेट के निर्माण में 2 भागों में डिवाइड होते हैं। एक आपका लैक्टिक एसिड का बनना, लैक्टिक फॉर्मेशन होना, और एक आपका जो है एल्कोहल का निर्माण होना। ठीक है,
एल्कोहल का निर्माण होना। ये प्लांट के लिए होता है और ये एनिमल के लिए होता है। अब जैसे ही पायरुवेट बन के कंप्लीट होता है तो ये पायरुवेट कहाँ बनती है? ये पायरुवेट बनती है आपके साइटोप्लाज्म में। किस में बनती है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ कौन सी क्रिया होती है? आपके यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ये जब तक ग्लाइकोलाइसिस होती है तब तक जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है जो पायरुवेट बनाती है। पायरुवेट बनने के बाद ये वहाँ से निकल करके किस में चली जाती है? क्रेब्स साइकिल के लिए। किस में आ जाती है? आपका क्रेब्स साइकिल के लिए। क्रेब्स साइकिल में जब चली जाती है तो क्या होता है कि क्रेब्स चक्र के माध्यम से क्रेब्स साइकिल किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है और वहाँ पे क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जा जो होती है वो बहुत ब्रॉडनेस होती है। इस चूँकि फैट के माध्यम से आ रहा है तो इसका जो पॉइंट होगा वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा के बराबर होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका यही निर्माण जो है जो आपका फास्फेट के माध्यम से बन रहा है, यही निर्माण जो है आपका अगर देखा जाए तो आगे की तरफ बढ़ जाता है जब ट्रायोज फास्फेट आइसोगरेज एंजाइम बनती है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका ट्रायोज फास्फेट आइसोगरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बना लेती है? डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट। क्या बना लेती है? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फेट का निर्माण होता है। अब यही क्या करती हैं कि ये जो बनती हैं इनके ही माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पे फिर प्रक्रिया हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे क्या है कि इसी के माध्यम से जब ये इनका निर्माण होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्हीं के माध्यम से निकलना शुरू होता है। जैसे मैं आपसे बता दूं कि ये प्रक्रिया होती है, आप जब पढ़ेंगे फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हम नहीं कह सकते हैं। अगर इस प्रक्रिया में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? इसको माध्यम देखा जाए तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होती है? आइसोमराइजेशन होती है जो कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है तो फिर यहाँ पे एक एटीपी जाकर के साथ जुड़ता है जो कि निर्माण करता है फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। जब 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट होती है तो ये दो भागों में बनते हैं। किस में बनते हैं? डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट में बनते हैं या फिर 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए क्या है कि ग्लिसरॉल के माध्यम से भी हमने क्या पाया? 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड
और क्या है कि यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज के माध्यम से भी इस चीज़ को पाया और वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का आगे की प्रक्रिया हुई जो कि हमको एनर्जी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि इसके माध्यम से भी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से भी और लिपिड्स के माध्यम से भी हमें एनर्जी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और वही एनर्जी अच्छा ये क्या कहाँ पे रहती है, जैसे आप देखते हैं कि हट्टे कट्टे मोटे व्यक्ति के शरीर के अंदर जो फैट इंक्लूड होता है, या हम कह सकते हैं पौधों में अगर हम देखें तो जो स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर या पौधों के शरीर के अंदर जो है वो क्या होते हैं, स्टोर के रूप में पड़े रहते हैं, संग्रहालय के रूप में पड़े रहते हैं। जब उपवास की या इसकी स्थिति बनती है तो फैट, यही फैट क्या होती है, टूटना प्रारंभ होती है। ये टूट करके ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होती है, मतलब ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है। और यही ग्लिसरॉल से जो है, जैसे ग्लिसरॉल के साथ जब ये टूटती है, एटीपी के साथ मिलती है तो अल्फा ग्लिसरॉल फास्फेट बनाती है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाती है, फिर पायरुविक अम्ल बनाती है, फिर इसके बाद जो है क्रेब्स साइकिल में जा करके हमको एनर्जी देती रहती है। तो आप देखते हैं काफ़ी दिनों तक व्यक्ति जो है उसी रूप में आसानी से पड़ा रहता है या उसको एनर्जी मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी हमें मिलती है, और चाहे वो फैट के रूप में ले लीजिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ले लीजिए। इसके विषय में और भी विस्तृत जानकारी हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन की बात कही गई है, इसलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि कितना कैसे निर्माण होता है। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, एक NaDH2 में कितने ATP पाए जाते हैं। एक NaDH2 में कितने ATP पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा ATP का पूरा नाम। ATP का पूरा नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन होगा कि 1 ग्राम फैट से 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा है कि आपका लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में, या फिर हम ये क्वेश्चन न दे करके हम ये दूसरा क्वेश्चन का भी प्रयोग कर सकते हैं कि क्रेब्स चक्र कहाँ पे कंप्लीट होता है या पूर्ण होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पे पूर्ण होता है, कहाँ पर पूर्ण होता है। पांचवा क्वेश्चन कि आपका ग्लिसरॉल हो गया। अच्छा 1 2 3 4, चलिए ठीक है। 4 क्वेश्चनों का उत्तर आप लोग अपने कमेंट में डाल दीजिएगा।
ओके, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लगभग जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसी में से ये क्वेश्चन है। संभवतः अगर ये लेक्चर ध्यान से आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से इस सभी क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेटाबॉलिज्म में, अभी बतानी है, उसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट जब वसी अम्लों का ऑक्सीकरण बताना शुरू कर देंगे, या हम इसमें किस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसके विषय में जब हम चर्चा करेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से डिक्टेट कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।